Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज हम यहाँ पर 40 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे आपके होम साइंस यानी कि सारे सब्जेक्ट के पांचों सब्जेक्ट आपका इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रिप्टोफैन क्या है। ट्रिप्टोफैन इज पहला है कि आवश्यक वसीय अम्ल है यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड है, या फिर अनावश्यक वसीय अम्ल है यानी कि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है, या फिर आवश्यक अमीनो अम्ल है यानी कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है, या फिर अनावश्यक अमीनो अम्ल है यानी कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसमें से चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसमें से बताना है कि आपको जो ट्रिप्टोफैन है वो आवश्यक वसीय अम्ल है यानी कि पहली बात तो वसीय अम्ल है या फिर अमीनो अम्ल है, अगर इनमें से फिर आवश्यक है या फिर अनावश्यक है। तो ये आपको ऑप्शन बताना है आंसर कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ट्रिप्टोफैन जो है वो एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। जो इसका राइट आंसर है वो ये है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है हमारा कि हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नीड्स बोथ। पहला है कि लौह तत्व एवं जिंक की यानी कि आयरन एंड जिंक, दूसरा है आयरन एंड कैल्शियम, तीसरा है आयरन एंड फॉलिक एसिड और चौथा है आयरन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर पूछा गया कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किन दो तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा, आयरन एवं फॉलिक एसिड, यानी कि आयरन और फॉलिक एसिड दोनों की जरूरत होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि बाइटॉट स्पॉट्स कमी है, मींस बाइटॉट स्पॉट इज डेफिशिएंसी ऑफ, किस चीज की? आयोडीन की कमी की वजह से होता है ऐसा, या फिर विटामिन B6 की कमी से ऐसा होता है, या फिर विटामिन ए, या फिर कैल्शियम। तो चारों में से कौन सा सही होगा? पूछा गया है कि बाइटॉट स्पॉट किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन ए। ये आप लोगों को पता होगा। बाइटॉट स्पॉट यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो ब्लाइंडनेस होती है तो वो आपकी बाइटॉट स्पॉट ये स्टार्टिंग होता है, इसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। तो बाइटॉट स्पॉट की कमी किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से बाइटॉट स्पॉट, जो कि आपकी आंखों की प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। तो यही आपका जब बढ़ जाता है स्पॉट तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब यहाँ पर आयोडीन जो है इसकी कमी से आपको पता ही है ग्वाइटर होता है, यानी जिसे कि हम घेंघा रोग कहते हैं आयोडीन कमी से। और कैल्शियम की कमी से टिटैनी रोग होता है। ठीक, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी आपका कैल्शियम की कमी से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। और जो है इसमें कैल्शियम की कमी से मेनली आपकी जो दांत हैं और जो हड्डियां हैं, ठीक, यानी कि बोन्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं कैल्शियम की वजह से। ठीक, और जो विटामिन B6 है ये आप न्यूरल प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, यानी कि डिप्रेशन है या फिर टेंशन है या फिर कोई भी मानसिक विकार हो गया इसकी वजह से। और इसमें जो विटामिन B6 की कमी से पेलाग्रा के जैसा भी सिम्टम आ जाता है। जैसे पेलाग्रा जो होता है वो तो अपन विटामिन B3 की कमी से होता है, यानी कि नियासिन की कमी से होता है। तो जो B6 है इसकी कमी से भी पेलाग्रा जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी कि स्किन भी अफेक्टेड आपकी हो जाती है। तो चलिए फिर राइट आंसर लेकिन इसका विटामिन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि किस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि किस ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है वो हैविंग कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ ये आपको सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी सा है, लेकिन हाँ इसमें एक जरूर कंफ्यूजन है अगर ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ लिया जाए तो, तभी हम यहाँ पर बताते हैं, आपको ये क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए ब्लड ग्रुप दिया है, बी दिया है, ए बी दिया है और ओ ब्लड ग्रुप दिया है। तो ये आपको पता है, सभी को पता है कि सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए कि ओ पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप ना दे करके ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव अगर ऑप्शन, दोनों ऑप्शन रहे अलग अलग, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी कि ओ नेगेटिव होगा या फिर ओ पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही ओ ब्लड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दे रही हूँ।
कि अगर कभी ये क्वेश्चन घुमा करके इस तरीके से पूछ लिया जाता है, उसमें ऑप्शन ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दे देता है, देन आप तब भी आंसर कर लो। ठीक, तो ये देखिए यहां पर ये रक्त का प्रकार है और ये कौन किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो ये यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे कि आपका ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव, यहां पर दोनों अलग अलग दिया गया है। ठीक है, ये देखिए ओ पॉजिटिव है और ये यहां पर ओ निगेटिव है। तो यहां पर देखिएगा कि जो ओ पॉजिटिव है तो वो किस किस को रक्त दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव वालों को दे सकता है, यानी कि ओ पॉजिटिव को दे सभी को सकता है, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप को, ए बी और ओ, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वालों को, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। ठीक, और जो ओ निगेटिव है ये एवरीवन, यानी कि सबको दे सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो और चाहे कौन सा भी ब्लड ग्रुप हो, चारों में से सभी को दे सकता है, यानी कि सारे निगेटिव वालों को भी दे सकता है और सारे पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है। तो इस वजह से यहां पर जो आपका ओ निगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए ओ ब्लड ग्रुप दिया है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप ओ पर टिक कर दो, लेकिन अगर ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव ऑप्शन में होता है देन आपको ओ निगेटिव ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ओ पॉजिटिव नहीं लगाइएगा क्योंकि ये निगेटिव वालों को नहीं दे सकता है। और इसी में से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सल डोनर एक होता है, ठीक है, जो कि सबको रक्त दे सकता है, और एक होता है जो सबसे रक्त ले सकता है। तो इसमें आपका ए बी आता है। तो ए बी में भी अगर मान लीजिए सिर्फ ए बी दिया हुआ है देन तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप उस पर लगा सकते हो। लेकिन अगर ये आता है ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव दिया होता है तब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसमें देख लीजिए, देखिए अब यहां पर किससे ले सकता है, जो ए बी निगेटिव है वो किससे ले सकता है, ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ओ निगेटिव, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, लेकिन सारे निगेटिव ग्रुप वालों से ले सकता है, पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकता है। ठीक, अब यहां पर जो ए बी पॉजिटिव है यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है एवरीवन, इसका मतलब है कि ए बी जो पॉजिटिव है वो सभी से ले सकता है। तो अगर ए बी पॉजिटिव और निगेटिव दो ऑप्शन दिया हुआ है देन आपको ए बी पॉजिटिव लगाना है जो कि सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, ना कि ए बी निगेटिव पर। तो ये याद रहे कि अगर ओ ब्लड ग्रुप में ओ निगेटिव सबको दे सकता है और ए बी में ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। ठीक, चलिए तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर देख सकते हो ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त का प्रकार है ओ नेगेटिव, ठीक, और यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर रक्त का प्रकार है ए बी पॉजिटिव। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब है पांचवा क्वेश्चन है कि बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का कितना गुना हो जाता है। चाइल्ड्स वेट बिकम्स टाइम्स ऑफ बर्थ वेट बाय द टाइम चाइल्ड इज 1 ईयर ओल्ड। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना या फिर 4 गुना। तो बालक जब 1 साल का होता है तब वो, इसका आंसर है 3 गुना हो जाता है। ठीक, अब जब 6 महीने का होता है तब ये 2 गुना होता है, यानी कि बालक का जब वो पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है तो उस समय जितना भी भार होता है, मान लीजिए 3 साढ़े 3 किलो जितना भी हुआ, तो 6 महीने पर वो 2 गुना हो जाएगा। मान लीजिए 3 है तो वो 6 किलो हो जाएगा, 3 किलो था तो 6 किलो हो जाएगा, 6 महीने पर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 2 हो जाएगा, और 1 साल पर ये 3 गुना हो जाता है जन्म के भार का, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 kg, 1 साल पर 9 kg का हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 1 साल पर 3 गुना हो जाता है और जब 6 महीने का होता है तो 2 गुना हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हो कि बच्चा जो है उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, उसके वेट से ये पता लगाया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 ग्राम प्रोटीन देगा कितनी कैलोरी देगा। यहां पर क्वेश्चन है कि 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल फर्निश 18 किलो कैलोरी, 20, 25 या फिर 45। ठीक है, अब 5 ग्राम प्रोटीन, तो ये हम कई बार बता चुके हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है,
तो अब जब 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी दे रहा है तो 5 ग्राम कितना देगा, तो 5 × 4 हो जाएगा, यानी कि 20 किलो कैलोरी। ओके, तो यहां पर आंसर क्या होगा, राइट आंसर फॉर ये वाला 20 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर है। कि 5 को आप 4 से इंटू कर दोगे, बस आपका आंसर निकल आएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का, कैलकुलेट करने वाला। प्रोटीन तो ये आपको पता ही है कि प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके जो है काउंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण किस चीज की कमी है, यानी कि रिकेट्स इज डिजीज ऑफ चिल्ड्रन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है। ओके, विटामिन ए है, डी है, ई है, या फिर के है, तो ये भी आपको पता होगा, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है। विटामिन रिकेट्स का रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स का रोग हो जाता है। और विटामिन ए से आपको पता ही है रतौंधी होता है, और जो विटामिन ई है इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है कि इसको, चूंकि जो विटामिन ई है इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, अगर आपको पता होगा तो इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को। और स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन, यानी कि जो बच्चे नहीं होते हैं, तो उसको ये बोला जाता है हिंदी में। तो अब जो इसको, इसकी कमी से क्या होगा, अब एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बांझपन को, स्टेरिलिटी को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से विटामिन ई की कमी से क्या होगा, स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, और जो विटामिन के है तो ये आप जानते ही हो, ये जो है आपका रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी कमी से आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रक्त स्राव हो सकेगा, नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ए है कि रक्ताल्पता, यानी कि रक्त की कमी, तो यहां पर दिया है एनीमिया, रक्ताल्पता का मतलब है कि एनीमिया। अभी किसी कमी से यहाँ पर दिया गया लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण, यानी कि लो आयरन इनटेक की वजह से एनीमिया हो जाता है, तो ये तो सही है। ठीक, फिर मरास्मस है निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण, ये भी सही है, मरास्मस लो कैलोरी इनटेक की वजह से हो जाता है, और इसमें फिलहाल प्रोटीन भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लो कैलोरी दिया है तो ये भी सही है। फिर कौशेकर है, तो ये तो स्पेशली निम्न प्रोटीन के अंतर्ग्रहण से होता है, ये भी सही है। ठीक है, लो प्रोटीन इनटेक की वजह से होता है। अब यहाँ पर दिया स्कर्वी, ये निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण। ओके, यानी कि स्कर्वी रोग जो है वो लो विटामिन B12 इनटेक की वजह से होता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि यहां पर ये पूछा है कि नहीं है। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन करिएगा, तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ फिलहाल, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करिएगा एग्जाम में, तो उसमें नहीं है अगर लिखा हुआ है तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज कई बार हमको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं है तो नहीं है का मतलब है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, क्योंकि ये आपका सही है, ये सही है, और ये भी सही है, लेकिन ये जो है सही नहीं है, तो ये पूछ रहा है। क्योंकि स्कर्वी जो होता है ये किसकी कमी से होता है, ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन B12 की कमी से नहीं होता है। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, ये विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस अनीमिया होता है, पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, ये भी एनीमिया का ही एक रूप है, जो कि विटामिन बी, स्पेशली विटामिन B12 की कमी से होता है, पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देती हूँ। हाँ, अब यहां पर है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचयी दर, यानी कि BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डजंट इन्फ्लुएंस BMR इन अ पर्सन, क्या चीज है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित नहीं करता है, इसमें भी नहीं आ गया। ठीक, तो आयु, ये तो करती ही है, आयु प्रभावित करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है,
शारीरिक क्रिया ये भी प्रभावित करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, और थायराइड ग्रंथ की क्रियाशीलता ये भी प्रभावित करती है। लेकिन ऊंचाई से कोई इसका लिंक नहीं होता है, क्योंकि आपकी हाइट कम हो या फिर ज्यादा हो तो ये जो है प्रभावित नहीं करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, चयापचय दर, क्योंकि चयापचय दर क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उस टाइम पर जितनी आपकी ऊर्जा की खपत हो रही है, ठीक है, तो वही आपका आधारीय चयापचय दर कहलाता है। ठीक, तो आपके एज के अनुसार भी घटता बढ़ता रहता है, और जैसी आपकी एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग भी घटता बढ़ता है, और जैसे थायराइड ग्रंथ की जो क्रियाशीलता है उस पर भी ये डिपेंड करता है, लेकिन हाइट का कोई लिंक नहीं होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर है कि आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए, यानी कि कौन सी चीज है जो कि इज एसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, यानी कि कैल्शियम के यूटिलाइजेशन के लिए और उसके रिटेंशन के लिए कौन सा ऐसा तत्व है जो कि आवश्यक है, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी या फिर के, कौन सा विटामिन है। तो ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। कैल्शियम के लिए हमेशा क्या होगा, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है कैल्शियम की यूटिलाइजेशन के लिए और उसके रिटेंशन के लिए जरूरी होता है। ओके, और जो विटामिन सी है ये किसके लिए जरूरी होता है, ये आयरन के लिए जरूरी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। तो कौन सा एंजाइम है जो कि वसा के पाचन के लिए आवश्यक है, तो वो है आपका लाइपेज, यानी कि लाइपेज लिपिड। तो ये वसा के पाचन के लिए, पेप्सिन प्रोटीन के लिए, ये आपको पता ही है। ठीक, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, और जो रेनिन एंजाइम है, ये जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने उसमें इसको क्लासीफाई मतलब बताया था, इसको डिस्कस किया हुआ था कि रेनिन क्या होता है, ये दूध को फाड़ने का काम करता है, स्पेशली बच्चों के लिए रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो राइट आंसर इसका है लाइपेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खमीरीकरण बढ़ाती है, यानी कि फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस, वो क्या इंक्रीज करता है, पाचनशीलता यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी, विटामिन ए, कैल्शियम या फिर टोटल प्रोटीन। तो खमीरीकरण यानी कि फर्मेंटेशन क्यों किया जाता है, जिससे कि डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, यानी कि पाचनशीलता बढ़ जाए फर्मेंटेशन से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फर्मेंटेशन में होता क्या है, फर्मेंटेशन में जैसे जो भी जटिल अणु होते हैं वो सरल अणु में टूट जाते हैं, तो इस तरीके से वो पाचन करने में आसानी हो जाती है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, यानी कि मील प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए, आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, यानी कि न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी ऑफ डाइट के लिए, या फिर बजट नियोजन के लिए मीन्स बजट प्लानिंग, या फिर समय के उपयोग के लिए यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, या फिर ऊर्जा बचाने के लिए सेविंग एनर्जी। तो आहार नियोजन यानी कि मील प्लानिंग किस लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आहार की पोषणात्मकता पर्याप्ति के लिए, यानी कि न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी ऑफ डाइट के लिए ये जरूरी है मील प्लानिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेहूं के अंकुर का तेल किस चीज का उत्तम स्रोत होता है, यानी कि व्हीट जर्म ऑयल इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ, किस चीज का, विटामिन ए, डी, ई या फिर के। तो ये आपको भी पता होगा कि जो विटामिन ई है वो आपका तेलों में पाया जाता है, ऑयल में स्पेशली, जिसका मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, तो गेहूं के अंकुर का तेल यानी कि व्हीट जर्म ऑयल जो है वो किस चीज का रिचेस्ट सोर्स होगा, विटामिन ई का। ओके, चलिए अब है, फिर देखिए क्वेश्चन आ गया। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा, यानी कि आ स्नैक प्रोवाइडिंग 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 3 ग्राम फैट विल प्रोवाइड हाउ मेनी किलो कैलोरीज टू द बॉडी। तो यहाँ पर जैसे कि पहले था तो वही चीज यहाँ पर है, बस सिर्फ आपको कैलकुलेट करना। अब देखिए 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि 12 का मतलब 12 इंटू 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 किलो कैलोरी। 3 ग्राम वसा, 3 ग्राम यानी कि 3 इंटू 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी मिलती है, तो 27 हो जाएगा।
ठीक है, बस इतना है। अब इसको हम प्लस कर देंगे, आ जाएगा 8 7 15 होता है, ठीक है, 4 2 6 1 7। ओके, तो यहाँ पर 75 किलो कैलोरी आ गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो 75 किलो कैलोरी। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से भी 4 और वसा से आपको 9 किलो कैलोरी मिल रही है 1 ग्राम से। तो जितना ग्राम दिया होगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू करके आप जो है प्लस कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। मानव कोशिका में होते हैं, ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स के 21 युग्म, यानी कि 20 पेयर्स 1 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर 23 पेयर, या फिर 24 पेयर। तो ये भी आपको पता होगा कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, यानी कितने पेयर, तो है 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, यानी कि 23 पेयर और वैसे 46। नेक्स्ट है कि भारतीय पौध पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है कितनी? द एवरेज डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडियन एडल्ट मैन कितनी है? प्रोटीन की आवश्यकता पूछ रहा है डेली की, एक एवरेज डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है इंडियन एडल्ट मैन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.8। क्योंकि पहले क्या था, पहले 1 ग्राम प्रोटीन को जो है माना जाता था प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को, लेकिन अब प्रेजेंट में इसको घटा करके 0.8 ग्राम कर दिया गया है। तो ये राइट आंसर होगा 0.8 ग्राम पर किलोग्राम शरीर का भार, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, और अगर आपको जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन हैं, तो इस वजह से आप आसानी से, क्योंकि क्या होते हैं कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, और चूंकि आपके होम साइंस के ही क्वेश्चन हैं तो इसमें मैं चारों ऑप्शंस लेकर के चल रही हूँ, जिससे कि आपको इससे एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, तो आपको पूरा क्लियर रहे, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो अगर आपको जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है देन लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब 18 क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग ड्यू टू बोटुलिज्म इज ट्रांसमिटेड विया, किसके द्वारा जो फूड पॉइजनिंग है वो, मतलब फूड पॉइजनिंग जो कि बोटुलिज्म के द्वारा होती है, लेकिन इसका जो है किसके द्वारा ये ट्रांसमिट होती है, नहीं इसका माध्यम क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर पहला है कि निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में, यानी कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड इन लो टू मीडियम एसिड फूड्स स्पेशली कैंड फूड्स, ये कह रहा है। दूसरा है कि अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, यानी कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड थ्रू पुअरली कुक्ड मीट, यहाँ पर ये बोल रहा है। फिर कह रहा है कि दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, यानी कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड थ्रू डेयरी प्रोडक्ट्स, या फिर चौथा है उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है, मतलब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो है जो फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है, तो उसका माध्यम क्या है, तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो जल्दी से आप इसको बताइए, तो मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सबसे पहला, यानी कि जो कैंड फूड्स होते हैं उनमें आपका जो ये बोटुलिज्म है, ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा कि बोटुलिज्म नामक बीमारी हो जाती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये बीमारी का नाम है, ठीक है। तो इसकी वजह से हो जाती है और ये फूड पॉइजनिंग के कारण होती है। तो ये किसमें माध्यम क्या होता है, कैंड फूड्स इनमें हो सकती है इसके द्वारा। अब जो ये बी वाला ऑप्शन है कि अधपके मांस के द्वारा जो उत्पादित विषाक्त पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, तो इसके लिए जो उत्तरदायी बैक्टीरिया है वो होता है आपका साल्मोनेला, साल्मोनेला, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये आपका जो अधपका मांस होता है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस्ड होता है, यानी कि इस बैक्टीरिया के द्वारा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। फिर जो तीसरा है दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट से जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए कई सारे हैं, जैसे कि आपका एक तो क्लोस्ट्रीडियम है,
ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म है जो यहाँ पर आपका ये भी है, ठीक है, और ये भी है। तो एक ये कॉमन है, ये तो फिलहाल स्पेशली इसके लिए है, कैन फूड के लिए है, लेकिन ये इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है कुछ हद तक, ओके। लेकिन अगर कहीं भी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म का आता है तो ये कैन फूड स्पेशली ये होगा, ठीक है। और ये होता है ना कि कुछ होते हैं कि कुछ हद तक इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो क्लॉस्ट्रिडियम भी हो गया, दूसरा बैसिलस है, बैसिलस भी है। इसके अलावा एस्चेरिया है, लिस्टीरिया, स्टैफिलोकोकस भी है। इसके अलावा लिस्टीरिया और एक एस्चेरिया कोलाई होता है, वो भी है, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। तो इतना जान लीजिए कि आपका इसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के द्वारा जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर है जैविकीय मूल्य। नाइनटीन है कि जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए बायोलॉजिकल वैल्यू यानी कि जैविकीय मूल्य का यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका प्रोटीन। तो ये भी आपको पता होगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले, बायोलॉजिकल वैल्यू के बारे में भी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है पहले कि क्या होती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन को मापने के लिए, उसकी क्वालिटी को मापने के लिए बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है कि जिस प्रोटीन में सारे के सारे आवश्यक अमाइनो एसिड्स पाए जाएंगे उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है, ओके। अब है कि उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि, यानी कि मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर। तो इसमें इरेडिएशन होगा यानी कि विकिरण, या फिर ड्राइंग होगा, या फिर स्मोकिंग होगा, या फिर निःसंक्रमीकरण यानी कि स्टेरिलाइजेशन होगा। तो उच्च ताप के प्रयोग के द्वारा है सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव करना। प्रिजर्वेशन का है, ये फूड प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, कुकिंग मेथड्स, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब है 21 क्वेश्चन कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल। हरी पत्तेदार सब्जियों में, राइस में, ग्राउंड नट्स में, या फिर पीनट में। सॉरी, यहाँ पर ग्राउंड नट और पीनट एक ही है तो ये नहीं होगा, ये एग है, ठीक है। तो किसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसका जो राइट आंसर देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियों में तो होता नहीं है, राइस में भी नहीं होता है और पीनट में भी। किसमें होता है, अंडे में कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपको पता होगा कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है अच्छी मात्रा में, ठीक। स्पेशली उसका जो पीला वाला भाग होता है उसमें पाया जाता है, जो येलो पार्ट होता है, एग योक बोलते हैं उसको, उसमें पाया जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल। फिर है नेक्स्ट 22 क्वेश्चन कि दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ पल्सेस इज न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट बिकॉज, पहला है कि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है यानी कि इट इंक्रीजेस द डाइजेस्टिबिलिटी। बी है कि विटामिन सी को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द विटामिन सी। सी है कि लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है यानी कि इट इंक्रीजेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। और चौथा है उपर्युक्त तो सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर बताना है कि जो पल्सेस को जर्मिनेट किया जाता है, अंकुरित किया जाता है, तो उससे जो है न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट क्यों है वो, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो सभी, क्योंकि ये डाइजेस्टिबिलिटी को भी बढ़ा रहा है, पाचनशीलता में वृद्धि कर रहा है, विटामिन सी को भी बढ़ा रहा है, और इसके साथ साथ में लौह तत्व की जो जैव उपलब्धता यानी कि बायो अवेलेबिलिटी है उसको भी बढ़ा रहा है, ओके। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि इंसुलिन उपयोगी है। इंसुलिन इज यूज्ड फॉर, किस लिए इंसुलिन का यूज किया जाता है। वजन बढ़ाने में, रक्त शर्करा को कम करें यानी कि लोअरिंग ब्लड शुगर, रिड्यूसिंग वेट, इंक्रीजिंग ब्लड शुगर। तो ये आपको भी पता होगा कि इंसुलिन का यूज क्यों किया जाता है, रक्त शर्करा को कम करने में यानी कि लोअरिंग ब्लड शुगर। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं क्यों। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट आर इंक्लूडेड
क्यों किए जाते हैं? शरीर निर्माणक आहार के रूप में, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स के रूप में, या फिर एनर्जी गिविंग फूड्स के रूप में, या फिर प्रोटेक्टिव फूड्स के रूप में, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर पूछा है फल और सब्जियां, ताजे और फल और सब्जियां क्यों लेना चाहिए, तो इनसे क्या मिलता है, स्पेशली यही क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्य रूप से। तो ये आंसर है आपका सुरक्षात्मक आहार के, यानी कि ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इसको प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग आपको पता ही है कौन सा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे बोलते हैं? प्रोटीन को बोलते हैं, ठीक है। और एनर्जी गिविंग फूड्स किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। और फैट दोनों होते हैं एनर्जी गिविंग, ठीक है। प्रोटीन भी इसमें आ जाता है एनर्जी गिविंग में, आप ये नहीं कह सकते हो, तीनों है फिलहाल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर तीनों से एनर्जी मिलती है, तो तीनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली आपका प्रोटीन आ जाएगा। लेकिन प्रोटेक्टिव फूड में जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वो आपके ताजे फल और सब्जियां आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है, सिरके में होता है, विनेगर हैज, सिट्रिक अम्ल होता है, या फिर लैक्टिक अम्ल होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर एसिटिक अम्ल होता है। विनेगर में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड होता है। तो ये जो है किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसको मैंने एक पोयम के माध्यम से आपको पढ़ाया हुआ था, तो आप देख सकते हो, जो भी फल और सब्जियां वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, तो उस वाले वीडियो में वहीं पर मैंने एक पोयम के माध्यम से ये सारा पढ़ाया है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है शॉर्टकट में। तो वो आप तैयार कर सकते हो, उससे आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से उसको भूलोगे भी नहीं। चलिए बातें नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर पहली सूची और दूसरी सूची दी है और उसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो अरे यार, चलिए ये है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेती हूँ, सारे ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। पहला लिस्ट दिया हुआ है और दूसरा, अब यहाँ पर दिया जैसे कि अंडा दिया है, अंडा, दूध, गेहूं और मांस दिया हुआ है। यहाँ पर उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन दिए हुए हैं, ग्लूटेन, एवाइडिन, केसिन और कोलेजन। तो इसमें बताना है कि मतलब जो यहाँ पर दिया ABCD, तो कौन सा सही है, ठीक है, यानी कि इसको मिलाना है। तो देखिए अंडे में क्या पाया जाता है, अंडे में आपका एवाइडिन पाया जाता है, ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद में मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको पता है केसिन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में कौन सी पाई जाती है, पता है आपको, ग्लूटेन पाई जाती है। और मीट में कौन सी पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लो, पहले में क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन है, पहले में ये दूसरा वाला ऑप्शन है, तो इसके दो ऑप्शन है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, मिल्क में कौन सा है, केसिन, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन, इसमें थर्ड है लेकिन यहाँ पर सेकेंड है, तो इसमें तो हमें लग रहा है कि इन्होंने गलत ही दे दिया है, ऑप्शन ही गलत कर दिया है, ठीक है, थर्ड है, ठीक है, यहाँ पर भी थर्ड ही होता। चलिए अब इसके बाद में जो गेहूं है उसमें कौन सा है, ग्लूटेन पहला है, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, ठीक है, जबकि इस वाले ऑप्शन में ये चौथे वाले में दिया था, यानी कि ये नहीं होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड में पहला दिया है और चौथे में आपका चौथा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके प्रोटीन है किस किस में पाए जा रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए यानी कि कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कुकिंग कॉजेज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन ए यानी कि कैरोटीन। तो प्रेशर कुकिंग के द्वारा, या फिर ब्लांचिंग के द्वारा, फ्राइंग के द्वारा, या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये भी मैं कुकिंग में पढ़ा चुकी हूँ आपको। देखिए प्रेशर कुकिंग के द्वारा जो है न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिएंट्स है उनको बचाया जा सकता है, ठीक है, इससे जो है नष्ट नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। ब्लांचिंग के द्वारा भी ज़्यादा नष्ट नहीं होते, जबकि आपकी जो तलने की विधि यानी कि फ्राइंग के द्वारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, और स्पेशली जो आपका विटामिन ए है, विटामिन ए है, इसका लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी का भी लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने कुकिंग मेथड्स नहीं देखा है, ये वाला चैप्टर जो हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप जरूर देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आता है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो अभी जस्ट पहले हमने इसके पहले बताया था कि विटामिन के का मेन फंक्शन क्या है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका इसने दिया है कि इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एज एन एंटीऑक्सीडेंट,
इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन या फिर इन मेंटेनेंस ऑफ विजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रक्त के स्कंदन में। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया है कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है कि निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, यानी कि लो सोडियम डाइट इज रिकमेंडेड फॉर, किस चीज कब रिकमेंड किया जाता है लो सोडियम डाइट? मधुमेह के रोगी को, या फिर उच्च रक्तचाप के रोगी को, या फिर कब्ज के रोगी को, या फिर पीलिया के रोगी को। तो इसमें जो है लो सोडियम किसको दिया जाता है, ये फिलहाल ये भी कॉमन क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनको लो सोडियम डाइट दी जाती है। और जैसे अभी पीलिया है, जॉइंडिस का पेशेंट है, तो जॉइंडिस में तो नहीं दी जाती है क्योंकि ये स्टार्टिंग की स्टेज होती है। लेकिन जो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसमें कि आपका लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, तो जो लिवर सिरोसिस की कंडीशन जब आ जाती है तो उसमें भी लो सोडियम डाइट दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। टमाटर का लाल रंग होता है, द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू, किसके कारण होता है ये भी आपको पता होगा, लाइकोपिन, एंथोजैंथिन, एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका लाइकोपिन। तो वैसे तो जो एंथोसाइनिन है, कैरोटीनॉइड है, इसकी वजह से रेड कलर्स होते हैं। एंथोसाइनिन के कारण से पर्पलिश रेड कलर आते हैं और कैरोटीनॉइड के कारण ऑरेंज वाला रेड आता है। ठीक, और जो एंथोजैंथिन है इसकी वजह से आपका क्रीमी व्हाइट कलर आता है। ठीक, लेकिन जो लाइकोपिन है वो स्पेशली आपका टमाटर के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ जो वर्णक हैं वो आपके फिक्स हैं कि वो आपके उसी प्रोडक्ट में होते हैं। ठीक है, जैसे बीटालिन आपका ब्रिंजल में पाया जाता है, तो इस तरीके से। सॉरी, बीटालिन जो होता है बीट रूट में पाया जाता है। चलिए अब आता है 31 क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, यानी कि ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन किसमें? वसीय ऊतकों में, यानी कि एडिपोज टिश्यूज में, लिवर में, या फिर मसल में, या फिर किडनी में। ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है, संग्रहित होता है? तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, ये आपका यकृत में होता है। ठीक है, वैसे तो जो आपका ग्लाइकोजन है ये लिवर और मसल्स दोनों में स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में आपका लिवर में होता है, उसके बाद में कुछ मात्रा में ये मसल्स में भी रहता है। तो चूंकि अब यहाँ पर लिवर एंड मसल्स दोनों ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो आप जो है लिवर पर ही टिक करोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा ऑप्शन होता लिवर एंड मसल्स, ठीक है, ये दोनों एक ही ऑप्शन में दिए होते, देन आप वो क्लिक करते, क्योंकि ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है वो लिवर में भी रहता है और मांसपेशियों में भी रहता है, दोनों जगह होता है। बस ये है कि लिवर में अधिक मात्रा में हो जाता है और मसल्स में कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब चूंकि अलग अलग ऑप्शन दिया गया है तो हम यहाँ पर लिवर पर टिक करेंगे। अगर लिवर एंड मसल्स दोनों दिया होता तब उस पर टिक करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, एसेंशियल फैटी एसिड इंक्लूड, एसेंशियल फैटी एसिड में कौन कौन सा फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल आ जाएगा? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। इसमें है, पहला है स्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड, ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। तीसरा है पाल्मिटिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। चौथा है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि आवश्यक वसा अम्ल कौन कौन से हैं। तो जो राइट आंसर है वो है आपका चौथा, डी, लिनोलिक एसिड और यहां पर लिनोलेनिक होगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, तो ये होगा, ये दोनों आपके आवश्यक वसा अम्ल है और साथ साथ में ये आपके पूफा भी हैं, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हैं, ये दोनों के दोनों। अब जो यहां पर स्टेरिक एसिड है ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओके, संतृप्त वसा अम्ल है। और जो ये ओलिक एसिड है ये आपका मूफा है, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, लेकिन ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में है। ठीक है, और ये आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओके, अब जो ओलिक हो गया और लिनोलिक तो आपको पता ही है। पाल्मिटिक जो है एसिड ये भी आपका सैचुरेटेड में आता है। ठीक है, ये भी सैचुरेटेड, यानी कि जो आपके स्टेरिक हैं
स्टीयरिक और पाल्मेटिक, ये दोनों ही आपके संतृप्त वसा अम्ल हैं, जबकि और जितने भी हैं वो सारे सारे असंतृप्त वसा अम्ल हैं। लेकिन असंतृप्त में भी आपके मोनो यानी कि एकल असंतृप्त हैं और ये आपके बहु असंतृप्त वसा अम्ल हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। मिसकैरेज, लो बर्थ वेट, LBW का मतलब है लो बर्थ वेट, एंड प्रीटर्म बर्थ आर एसोसिएटेड विद, किसके साथ में से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से मिसकैरेज, लो बर्थ वेट और प्रीटर्म बर्थ होता है। निम्न फोलेट स्तर की वजह से, निम्न लिपिड की वजह से, निम्न कार्बोहाइड्रेट की वजह से, या फिर निम्न प्रोटीन स्तर की वजह से। तो ये आपको पता ही होगा कि जब भी कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, गर्भवती होती है, तो उसको क्या होता है, फोलेट की टैबलेट दी जाती है और आयरन की टैबलेट दी जाती है। तो अगर फोलेट स्तर कम होगा तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मिसकैरेज का, लो बर्थ वेट का और प्रीटर्म बर्थ का ये प्रॉब्लम आ सकता है फोलेट की कमी से। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 है कि डैश डैश शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, यानी कि क्या है जो कि फंक्शंस एज टिश्यू ऑक्सीजन बफर इन द बॉडी। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है वो कौन करता है। पोटेशियम करता है, सोडियम करता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड करता है, या फिर हीमोग्लोबिन करता है। तो ये भी मैं कई बार बता चुकी हूं आपको। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है, वो हमारे पूरे शरीर में, शरीर के ऊतकों, कोशिकाओं तक, अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इस वजह से इसको टिश्यू ऑक्सीजन बफर के रूप में कहा जा रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 के बाद में आ जाता है, भोजन का चबाया जाना कहलाता है, यानी कि द च्यूइंग ऑफ फूड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। पाचन कहलाता है, पीसना कहलाता है, मैस्टिकेशन कहलाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है भोजन का चबाया जाना। चबाया जाना क्या कहलाता है, मैस्टिकेशन कहलाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग मीन्स तो पीसना होता है, लेकिन मैस्टिकेशन मीन्स चबाना होता है। ठीक है, और डाइजेशन मीन्स तो आप जानते हो कि पाचन होता है, तो ये तो नहीं ही होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नमक को सामान्यतः किसके साथ में दृढ़ किया जाता है, यानी कि सॉल्ट इज कॉमनली फोर्टिफाइड विद, नमक को किसके साथ में फोर्टिफाइड किया जाता है। यानी कि जो फोर्टिफिकेशन आप जानते ही हो कि क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि विटामिन ए, आयरन, विटामिन बी, या फिर फॉलिक एसिड। तो इनमें से किन कोई दो को आपको बताना है, आंसर करना है, जो कि आपका सॉल्ट में यानी कि नमक में उसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, एक तो आयरन हो जाएगा और दूसरा आपका फॉलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए सेकेंड और फोर्थ जिसमें है, सेकेंड एंड फोर्थ बी वाला ऑप्शन है। तो आयरन और फॉलिक एसिड दोनों को का ही फोर्टिफिकेशन नमक के साथ में किया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन वर्चुअली ऑल फूड्स एक्सेप्ट, मतलब एक किसी को छोड़ करके और सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो वो कौन सा फूड है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका भी, कि यहाँ पूछ रहा है निम्न के अतिरिक्त, यहाँ पर नहीं तो नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा है कि किसके अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। कहने इसके पूछने का जो है मतलब यही है, दूध में, या फिर मांस में, या फिर ब्रेड में, या फिर फल में। तो आपको पता है कि फैट किस में, सॉरी कार्बोहाइड्रेट किस में नहीं पाया जाता है, तो वो है आपका मांस में। देखिए मिल्क में भी होता है, लैक्टोज शुगर पाया ही जाता है, ब्रेड में भी होता है, अनाज में भी पाया जाता है, और फ्रूट्स में तो फ्रक्टोज शुगर पाया ही जाता है। तो इस तरीके से सब में पाया जाता है, लेकिन मीट में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर कि कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है, यानी कि द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन कार्डियक क्या है। सिस्टोल बोलते हैं उसको, या साइटोसोल बोलते हैं, या फिर डायस्टोल बोलते हैं, या फिर ए और सी दोनों। ए और सी का मतलब सिस्टोल और डायस्टोल दोनों ही कहते हैं।
जब आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स होता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस अवस्था को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, ये भी हमने बताया हुआ है आपको। सिस्टोल में क्या होता है? जब हार्ट में संकुचन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। और जब वो रिलैक्स होता है, उनमें शीतलन की अवधि जो होती है, उसको डायस्टोल बोलते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। 2 क्वेश्चन और हैं। उदर स्राव डैश अम्ल का बना होता है, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन कंसिस्ट कौन सा एसिड, यानी कि जो उदर स्राव होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक, एसिडिक, सल्फ्यूरिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक। तो ये भी सबको पता है कि स्टमक से कौन सा जो है एसिड निकलता है, वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक, जिसे कि हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ ब्लड इज कितना होता है? 7.2, 6.5, 8.5 या फिर 7.4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 7.4। ठीक है, जो रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है। ओके, चलिए फिर यहाँ पर ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तो अब हमारा यही एक एम रहेगा, मतलब एम क्या कह सकते हैं, हमारा ये रहेगा, कोशिश रहेगी कि हम अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम हमारे पास है बिल्कुल, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं और उसी में आपको हम समझाते रहेंगे, यानी कि डिस्कस करते रहेंगे जो भी टॉपिक है। तो क्योंकि हम सारे के सारे ऑप्शन जो भी अगर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम पहले नहीं बता चुके हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, जिससे कि आपका सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के साथ साथ में डिस्कस भी करते हुए चलेंगे टॉपिक्स को भी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हम लेकर के आए, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।